हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। जैसे कि पार्ट 1 हम पहले से कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पार्ट 1 पूरी तरह से कवर कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो भी चैनल पे विजिट करके पार्ट 1 अच्छे से देख सकते हैं, ये फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए आज इकोनॉमिक्स का 12th का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पार्ट 1 अच्छे से जैसे हम लोग कवर करा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग पार्ट 2 के बारे में अच्छे से हम लोग जानकारी लेते हैं कि पार्ट 2 में कौन कौन सी चीजों का हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल देखिए पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए पार्ट 2 जहां तक हम लोग किए थे उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिलहाल देखिए जो हमारा टॉपिक रहेगा पार्ट 2 के लिए, तो पार्ट 2 में हमारा टॉपिक है सीमांत उत्पादन संसाधन क्या है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझते हैं कि इसका डेफिनेशन किस तरह से हम लोग हल करते हैं। सीमांत उत्पादन संभावना से अभिप्राय उस वक्र से है जो वस्तुओं के संयोगों को दर्शाता है। क्या करता है? संयोगों को दर्शाता है, जिनका उत्पादन अर्थशास्त्र व्यवस्था के संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है। यह वस्तुओं की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने को अवसर देता है। तो दोस्तों, इस सीमांत उत्पादन का तात्पर्य यह है कि दो एंगल होगा इसमें। जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लेते हैं मेरे पास डायग्राम है, ठीक है, और इस डायग्राम को हम दो बराबर वस्तुओं में अगर बांटेंगे तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर वस्तुओं का नाम ए दे देते हैं और यहाँ पर बी दे देते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये जो डायग्राम हम लोगों को दर्शाता है दो वस्तुओं के मिलन को या दोनों वस्तुओं को संयोगों को दर्शाता है। तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, सीमांत उत्पादन संभावना होगा। यानी सीमा के रेखा के अंतर्गत जो भी उत्पादन की संभावना को दर्शाया जाता है उसको हम लोग सीमांत उत्पादन संभावना कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे चलता हूं मैं। आगे क्या आपका यहाँ पर उदाहरण के लिए देख सकते हैं। उदाहरण में क्या दिया हुआ है कि उदाहरण के लिए एक किसान गेहूं और गन्ने के अधिकतम उत्पादन मात्रा को जोड़कर सीमांत उत्पादन कर सकता है। चाहे ना, यहाँ पर दो चीजें ले ली, एक गेहूं और दूसरा गन्ना। अब इसी गेहूं गन्ना को एक डायग्राम पे क्या करेगा, वो अपने संयोगों को दर्शाएगा, दोनों को कैलकुलेशन के तौर पे क्या करेगा, व्यवस्थित करेगा। तो व्यवस्थित करने के बाद जो भी सीमांत के रूप में वो ये होगा, प्रदर्शन होगा, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, सीमांत उत्पादन संसाधन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं आगे हमारा टॉपिक क्या है। आगे टॉपिक यहाँ पर देख सकते हैं संभावना वक्र प्राप्त किया जाता है। जैसे कि पहले डिफिनेशन का यहाँ पर थोड़ा सा छूट गया था, वो यहाँ पर हल किया गया। ठीक है, अब चलिए आगे क्या हमारा आर्थिक क्रिया। ठीक है, आर्थिक क्रिया क्या होता है, वह क्रिया होता है या वह उस क्रिया को कहते हैं जिसका संबंध आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं, वह क्रिया होता है जिसका संसाधनों की संतुष्टि के लिए सीमित साधनों का उपयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आर्थिक क्रिया बोलते हैं। चलिए अब आर्थिक क्रिया का कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आगे क्या हमारा आर्थिक क्रिया के प्रकार, पहला क्या होगा दोस्तों, पहला हमारे पास है उपभोग यानी कंजम्पशन। ठीक है, उसके बाद उत्पादन, फिर उसके बाद विनिमय, फिर उसके बाद निवेश, फिर उसके बाद वितरण। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को हम लोग विभक्त करते हैं, यानी क्लासिफिकेशन करते हैं 5 भागों में। अब चलिए इसको छोटे छोटे भागों में हम लोग क्या करेंगे, उसका डिफिनेशन के रूप में जानेंगे कि उपभोग क्या, उत्पादन क्या है, विनिमय क्या है, निवेश क्या है और वितरण क्या है। इसके बारे में हम लोगों ने अच्छे से डिफिनेशन के तौर पर यहाँ पर लिखा है। तो चलिए हम उसको भी अच्छे से बारीकी से समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों को हम लोग को पढ़ना है। अब चलिए सबसे पहला हमारा जो है वह उपभोग। उपभोग क्या होता है, देखिए दोस्तों, जब वस्तु का आशय मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए होता है। फिलहाल यहाँ पर आगे पर छोड़ दिया गया, जो भी हमारा टाइपर था उसको छोड़ दिया था। खैर हम बताने का प्रयास करेंगे आपको कि क्या होता है उपभोग। क्या होता है कि जब वस्तुओं का आशय मान्य आवश्यकताओं को क्या करता है, पूर्ति करने के लिए होता है, तो वो क्या कहलाता है, उपभोग होता है। जैसे कि हम लोग बिजली का उपभोग करते हैं ना, बिजली जो आपूर्ति होती है उसका उपभोग करते हैं। ठीक है, और उस उपभोग करने वाले जो वस्तु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपभोक्ता होते हैं। जैसे पानी का उपभोग कौन करेगा, मानव करेगा, जानवर करेगा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया उपभोग हो गया। ठीक है, अब आगे क्या हमारा आगे है उत्पादन। उत्पादन का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन, है ना। अब उपयोगिता का निर्माण को उत्पाद कहा जाता है। अब देखिए उपयोगिता, जो भी चीजें हम लोग उपयोग करेंगे उसका निर्माण के लिए जो भी चीज बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे उत्पादन। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है, विनिमय। विनिमय क्या होगा, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करना और उसके बाद आवश्यकताओं की पूर्ति करना, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका विनिमय। ठीक है, विनिमय आप लोग जानते होंगे, उसके और भी थोड़ा सा हम खुलासा कर देते हैं। विनिमय क्या होता है कि जैसे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में जब वस्तुओं यानी रुपया पैसा का जब आविष्कार नहीं हुआ था, लोग क्या कर रहे थे, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन करके आवश्यकता को पूर्ति करते थे। तो उस जमाने से ही विनिमय की प्रक्रिया क्या होती है, चलने लगती है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि विनिमय प्रक्रिया क्या है, एक बहुत प्राचीन प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत क्या होता है, वस्तुओं के बदले वस्तु का लेन देन करके हम लोग आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या है, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप लोग जानते होंगे, लेकिन इसको हम लोग अच्छे से बारीकी से समझाने का प्रयास करते हैं। इसको क्या होता है, आय का वह भाग जो वास्तविक पूंजी का निर्माण करता है, निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे आय। यानी आय क्या होगा, ये वास्तविक पूंजी को निर्माण करता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आय बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब चलिए पांचवा पॉइंट हमारा क्या, आर्थिक क्रिया का सबसे लास्ट अंतिम पॉइंट है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इस जगह यहाँ पर टाइप और थोड़ा सा मिस्टेक किया है, खैर कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वितरण। अब चलिए वितरण क्या होता है, उत्पाद से प्राप्त लाभ को योगदान के अनुपात को वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं, उत्पाद से प्राप्त लाभ, यानी कोई भी वस्तु से अगर प्राप्त लाभ होगा हमको, उसके बाद जो योगदान के अनुपात होगा उनको हम लोग क्या बोलेंगे, वितरण बोलेंगे। ठीक है, यानी उत्पाद और लाभ दोनों का जो अनुपातिक राशि हम लोग निकालेंगे उनको क्या बोलेंगे हम लोग, वितरण बोल सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र और यहाँ पर नकारात्मक अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, अब चलिए दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पर अलग अलग कॉलम के जरिए हम लोग उसका डिफरेंशिएशन किए हैं। अब चलिए आगे इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र विश्व में जो हो रहा है अथवा होने की संभावना है, ये पॉजिटिव सोच लेकर के अगर हम लोग चलेंगे कि विश्व में ऐसी ऐसी चीज होगा, या फिर इसका मात्रा इतना बढ़ेगा, या फिर इसका उत्पादन इतना होगा, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि सकारात्मक अर्थशास्त्र में हम लोग क्या जानेंगे कि विश्व में कुछ अच्छा होने की संभावना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेकर के चल सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं किस प्रकार कार्य करती है। अब क्या करेगा, विश्व स्तर पर कोई आर्थिक क्रिया अगर हो रहा है या फिर उत्पन्न हो रहा है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि विभिन्न तरीके से इस क्रिया का अंजाम कैसे देंगे। तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव वे पर चल सकते हैं, पॉजिटिव सोच लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये हमारा सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तीसरा पॉइंट है कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा। अब जो रियलिटी है, जो भी वस्तुओं के अंदर लागत चीज है, उसको क्या करेंगे, उस डेटा को हम लोग कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद फिर वेरीफाई करेंगे, यानी सत्यापन करेंगे कि कितना वस्तुओं का इन्वेस्ट हुआ, कितना हमको लाभ हुआ, फिर दोनों का अनुपातिक राशि हम लोग क्या करेंगे, अनुपातिक राशि के रूप में फिर उसका वितरण करेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, सकारात्मक अर्थव्यवस्था को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा हमारा क्या है, नकारात्मक अर्थव्यवस्था, यानी जिसको यहाँ पर निगेटिव आई थिंक होना चाहिए, खैर ये निगेटिव ही होगा। चलिए ये पहला पॉइंट क्या है इसमें, कि चीजों के बारे में नैतिक मूल्यांकन करना। अब नैतिक मूल्यांकन क्या होता है, नैतिक का मतलब ये हुआ कि उसके नीति के हिसाब से चलना, कि ये मूल्यांकन सही रूप से हुआ है या नहीं हुआ है। अब कोई चीज हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसका वैल्यू, उसके बाद उसके जो अहमियत होता है, जो उसका इंपोर्टेंस होता है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं मूल्य के आधार पर, कहीं ना कहीं लोगों का डिमांड के आधार पर क्या करेंगे, हम उस वस्तुओं को वर्गीकरण करेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या हमारा, कि विनिमय क्रिया विधि हमारे लिए अनुकूल या नहीं। अब विनिमय क्रिया क्या होगा, इस जगह विनिमय होगा, खैर मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो विनिमय प्रक्रिया क्या होगा, जैसे ऐसे विनिमय प्रक्रिया जिससे एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को, दूसरे व्यक्तियों का क्या होगा, उससे संतुष्टि होगा, कहना कि वो अडेप्ट हो जाएगा, तो उस क्रिया में भी क्या होगा, एक निगेटिव दृश्य देखा जाता है ना। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या हमारा, कि वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सकता है। वास्तविक आधार पर सत्यापन नहीं किया जा सकता, जो कि किया जा सकता है। यहाँ पर हम लोग पढ़ लिए ना कि वास्तविक आधार पर क्या होगा, सत्यापन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं किया जा सकता। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये यानी ऋणात्मक क्या है, अर्थशास्त्र है। ये धनात्मक हो गया यानी सकारात्मक, ये नकारात्मक हो गया। इस तरह से हम लोग दोनों में अच्छे से हम लोग डिफरेंट कर पाते हैं। तो चलिए आगे हमारा क्या है, कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक। अब सबसे इस चैप्टर के अंदर सबसे खास बात है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या क्या होता है, यानी इसका जो हम लोग अंतर किए हैं दो कॉलम पे, अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है कि इसमें व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत मतलब क्या, इंडिविजुअल। अगर आप किसी चीज को उत्पादन करते हैं तो उसको खुद से मूल्यांकन करेंगे, और उसमें आप लोग देखेंगे कि कितनी लाभ हुआ, कितना खर्च हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ, तो इसको व्यक्तिगत रूप से हम लोग समस्याओं का हल कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारे सामने, कि इसमें व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का यानी बिहेवियर का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कि आपने कितना इसके पीछे वक्त दिया, कितना मेहनत किया, और कितना उत्पादन हुआ, फिर आपने इन्वेस्ट कितना किया, उसके अनुसार फिर अनुपातिक राशि पर हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या हमारे सामने, कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को
कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चीज याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो क्या होगा, कीमत सिद्धांत के नाम से हम उसको जान सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमारा क्या है कि इसमें आर्थिक समस्या का निदान के लिए कीमत अर्थात मांग और पूर्ति वाली क्रिया किया जाता है। अब आर्थिक समस्या को हल करने के लिए क्या होगा, मांग या फिर पूर्ति को क्या करेंगे, क्रिया का स्वरूप हम लोग देंगे। तो इस तरह से क्या है, इसमें चार पॉइंट है, ये चार पॉइंट को अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अगला क्या हमारा समष्टि, ये इसको बोलेंगे माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और समष्टि का मतलब मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यानी इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं पॉइंट नंबर 1 से कि इसमें संपूर्ण अर्थशास्त्र यानी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण, जो कि यहाँ पर व्यक्तिगत। अब आप लोग इस तरह से दिमाग लगा सकते हैं कि व्यक्तिगत क्या हुआ, सिर्फ एक आदमी, यानी एक आदमी का मतलब हुआ कि ये बिल्कुल छोटे मात्रा पे, और यहाँ पर क्या होगा, संपूर्ण, यानी पूरा होलिस्टिक, जिसको बोलते हैं होल, पूर्ण। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि आर्थिक क्रियाओं की जो इकाइयां होती है उसको अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण, पूरा। जैसे क्या हो गया, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय आय एक विरुद्ध मात्रा में होगा, पूरा एकदम बड़ा होगा, पूरा राष्ट्र लोगों की जो सारे इनकम होंगे, फिर उस देश का जो जनसंख्या होगा उसको भाग देने पर जो भी प्राप्त भागफल होगा वो राष्ट्रीय आय पर होगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर कुल उपभोग सामान्य कीमत, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारे सामने कि इसमें समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, व्यक्तियों का, सिर्फ एक व्यक्ति का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पूरे समाज का, होल समाज का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इस तरह से हम लोग इसको भी समझ सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा कि इसके आय रोजगार के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, इसमें भी एक पॉइंट बनता है कि समष्टि अर्थव्यवस्था को और किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो रोजगार सिद्धांत। इसमें क्या होगा, इसमें आपका कीमत सिद्धांत, इसमें क्या होगा, रोजगार सिद्धांत। ठीक है, चलिए इसको भी क्लियर हो गया। अब चौथा पॉइंट क्या है, इसमें रोजगार, गरीबी की स्थिति आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती है। इसमें क्या होता है, समष्टि अर्थव्यवस्था एक विरुद्ध प्रकार की अवस्था होता है जिसमें सरकार की सहयोगी अनिवार्य होती है। अब मान लेते हैं देश भर में कोई ऐसा किसान द्वारा ऐसा फसल उपजाया जाता है जिसमें किसानों को काफी घाटा होता है, तो इसका जिम्मेदार क्या होगा, सरकार भी हो सकता है। सरकार भी इसमें क्या करेंगे, जैसे कि बहुत सारे आपदा प्रबंधन होते हैं, बहुत सारे फसलों का नुकसान हो जाता है, तो इस तरह से इस समष्टि अर्थव्यवस्था में क्या करती है, सरकार का भी कुछ ना कुछ हाथ होती है। तो इस तरह से हम लोग व्यष्टि और समष्टि के बारे में अच्छे से अंतर कर चुके हैं, फिलहाल इसको अच्छे से आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आगे हमारा क्या टॉपिक है। आगे जो हमारा अर्थव्यवस्था के प्रकार को थोड़ा सा हम लोग डिफाइन करते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के खास तौर पे 4 प्रकार यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्या होगा, साधारण अर्थव्यवस्था, जटिल अर्थव्यवस्था, फिर तीसरा क्या होगा, पूंजीवादी, फिर चौथा समाजवादी। अब चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि ये होता क्या है, इसका डिफिनेशन के रूप में कैसे हम लोग याद रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा अच्छे से बारीकी से समझते हैं। यानी साधारण अर्थव्यवस्था, इंग्लिश में सिंपल इकोनॉमिक्स से बोलेंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को साधारण अर्थव्यवस्था कहते हैं हम लोग। तो साधारण अर्थव्यवस्था किसको बोलेंगे, ग्रामीण यानी गांव के अंतर्गत जितनी सारी आर्थिक क्रियाएं होगी उनको क्या बोलेंगे, सिंपल इकोनॉमी बोलेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब दूसरा चलिए, जटिल अर्थव्यवस्था, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स। अब इसको क्या, आधुनिक अर्थशास्त्र को जटिल अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, जो आधुनिक, जो अभी चलता है, जो अभी आर्थिक क्रियाओं को हल करने के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप होती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जटिल अर्थव्यवस्था। छोटे छोटे उद्योग का निर्माण करना, कुटीर उद्योग हो गया, फिर अपना जो भी बिजनेस वगैरह होता है जो आर्थिक यानी आधुनिक जो शैली के अनुसार होता है उसको हम लोग जटिल अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अब तीसरा क्या हमारा, तीसरा टॉपिक है वस्तुएं, यानी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। ठीक, लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए पूर्त, यहाँ पर पूर्ण होना चाहिए, तथा स्पर्श करने वाली सामग्री वस्तु कहलाती है। यानी ऐसी वस्तुएं जो लोगों की क्या करती है, आवश्यकताओं को संतुष्ट कर देती है, उसको हम लोग वस्तुएं बोल सकते हैं। जैसे पानी हमारे लिए क्या होगा, लाभदायक होगा, तो पानी पी लेंगे तो हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाएगी। तो इस तरह से हम लोग, पानी भी हमारे लिए क्या है, एक वस्तु के प्रकार है। जैसे वस्तु में खाद्य पदार्थ हो गया, खाद्य पदार्थ क्या हुआ, खाने पीने की चीजें। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है हमारा, सर्विस यानी सेवाएं। सेवाएं क्या होगा, अमूर्त और अदृश्य। अमूर्त का मतलब क्या हुआ, जो चीज यहाँ पर मूर्त होना चाहिए आई थिंक, अदृश्य का मतलब नहीं, जो दिखाई नहीं देता है, और मूर्त का मतलब जो चीज दिखाई देगा, यहाँ पर मूर्त होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, उनके बाद इजी क्या होगा, डॉक्टर और अध्यापक के कार्य। डॉक्टर अध्यापक के कार्य क्या होता है, दोनों का कार्य दिखाई देता है हम लोग, इस तरह से सेवाएं वो हम लोगों के लिए करते रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे हमारा जो टॉपिक है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं।
आगे क्या, व्यक्ति, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडिविजुअल बोलते हैं। यह एक व्यक्तिगत निर्णय लेने की इकाई होती है। यह व्यक्ति और व्यक्ति के समूह कहते हैं, ठीक है। यानी व्यक्तिगत निर्णय लेने की इकाई को क्या बोलते हैं हम लोग, व्यक्ति बोलते हैं या फिर व्यक्ति का समूह बोलते हैं। जिस प्रकार से कोई भी काम या किसी समस्या का हल करने के लिए 4 आदमी बैठ के हम लोग निर्णय लेते हैं, तो इस तरह से क्या होता है, उस व्यक्ति के समूह को हम लोग व्यक्ति या व्यक्ति समूह बोल सकते हैं, ठीक है। आगे क्या हमारा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आधारभूत आर्थिक समस्या यानी बेसिक इकोनॉमी प्रॉब्लम फेस्ड बाय द विलेज इकोनॉमी। अब इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कि गांव में जो आर्थिक समस्या कौन कौन सी उत्पन्न हो सकती है, इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। गांव के सीमित साधनों की आवरण। अब गांव में क्या होगा कि सारे चीजें अवेलेबल नहीं होगी, कुछ कुछ चीजें सीमित मात्रा में होगा। अब खेती है तो बहुत छोटा छोटा खेत होगा, ठीक है। अब खेतों के अंदर फसल की मात्रा है तो फसल बहुत कम होते हैं, क्योंकि सीमित मात्रा में हमारे पास क्या होता है, सिंचाई करने की व्यवस्था होता है, बीज होता है, खाद्य जो खाद डालते हैं वो होता है। तो इस तरह से ये भी गांव के लिए एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का वितरण। अंतिम वस्तु और सेवाओं का वितरण यानी क्या होगा कि सेवा भी हमारे जो गांव में होता है वो भी एक तरह का बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न करती है। सेवाएं पूर्ण रूप से नहीं होती है। अब सड़क भी नहीं होगा, इतना अच्छा से सड़क नहीं होगा, उसमें जल की कमी होगी, यानी विभिन्न प्रकार के आर्थिक समस्याएं देखी जाती है, जिससे आए दिन क्या होता है, व्यक्ति परेशान ही परेशान रहता है। लेकिन इसी के अपेक्षा में अगर हम लोग देखेंगे शहरों में, तो शहरों में क्या होता है, हर एक चीज अवेलेबल होता है, परिपूर्ण होता है, उसमें वक्त के अनुसार आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन गांव में क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, खासतौर पर आर्थिक समस्या, यानी जो भी व्यक्ति दैन्य यानी घर की आर्थिक स्थिति दैन्य होती है उसको तो और भी ज्यादा होता है। अब चलिए आगे पॉइंट क्या हमारा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आधारभूत समस्याओं के समाधान की विधियां। अब देखिए ये सारा हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि ये समस्या है। अब इन समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन कौन से हम लोग फैक्ट को अपनाएंगे, तो चलिए उस पर भी थोड़ा सा हम लोग नजर देख लेते हैं एक बार। आगे क्या हमारा, सरकार, पंचायत और कीमत तंत्र, सरकारी प्रतिनिधि क्या है, इस पर हम लोग काम करेंगे। फिर क्या है, अर्थशास्त्र में मुख्य चिंताएं। अब अर्थशास्त्र के अंदर कौन कौन सी समस्या हो रही है, इस पर हम लोग क्या करेंगे, पॉइंटेड करेंगे और इसको देखेंगे कि कहां पर कमी है, फिर कमी के अनुसार हम उसको क्या करेंगे, निवारण कर लेंगे। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, समाज की जो भी आर्थिक समस्या होगी वो आसानी से हल हो जाएगी। अब पहला नंबर में क्या होगा, वस्तुओं का उत्पादन। अब वस्तुओं का उत्पादन कितना करना है, वस्तुओं का उपभोग भी कितना करना है, वस्तुओं का विनिमय कितना करना है। अब चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि वस्तुओं का उत्पादन में हम लोग क्या क्या करेंगे। अब वस्तुओं का उत्पादन इतना भी नहीं करना है कि ले जाने में दिक्कत होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होगा। अपने जो आवश्यकता के अनुसार हम लोगों को क्या करना है, वस्तुओं का उत्पादन करना है। फिर इसका क्या करना, उपभोग है। उपभोग का मतलब क्या होगा, उपयोग करना है, कितनी वस्तुओं का उपयोग करना है जो कि हमारा वस्तुओं का लगे ना कि खत्म ही हो गया इतना जल्दी, ठीक है। वस्तुओं का विनिमय, विनिमय तो आप लोग को पहले ही बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है। वस्तुओं का विनिमय का मतलब ये हुआ कि वस्तु के बदले वस्तु का क्या करना, लेन देन करना आपसे। जैसे कि पहले भी बताए थे हम कि मुद्रा जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय से ही विनिमय की प्रक्रिया चालू है, अभी भी चलता है। अभी भी 50% से ज्यादा क्या होता है, वस्तु का बदले वस्तु भी होता है। लेकिन खासतौर पे सबसे ज्यादा प्रचलित क्या हो गया, अभी मुद्रा हो गया है खासतौर पे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि क्या है, पदार्थ या सामग्री यानी कमोडिटीज, ठीक है। वस्तुओं और सेवाओं के सम्मिलित रूप को क्या करते हैं हम लोग, पदार्थ कहते हैं। इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं वस्तु किसको बोलेंगे या सामग्री किसको बोलेंगे कि वस्तु और सेवाओं की जो सम्मिलित रूप होती है उसको हम लोग पदार्थ या सामग्री कह सकते हैं। इस तरह से हम लोग आज पार्ट 2 क्लियर कर चुके हैं। अब अगला जो हम लोग का होगा पार्ट 3 होगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू होगा। और जो भी स्टूडेंट अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं आसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया।